नमस्कार। भरतपुर 05 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। वीडियो जर्नलिस्ट बबलू अनुज के साथ मैं राजीव भट्ट। आज हम बात कर भरतपुर के विकास पर चर्चा करेंगे। 5 साल का जो विकास का भरतपुर का कार्यकाल रहा है वो किसका कार्यकाल रहा है, किसके विकास का कार्यकाल रहा है? भरतपुर की जनता का स्वर्णकाल माने या डॉक्टर सुभाष गर्ग का स्वर्णकाल माने? एक बड़ा प्रश्न है, यक्ष प्रश्न जो जनता जानना चाहती है कि विकास आखिर हुआ किसका। क्योंकि डॉक्टर सुभाष गर्ग मंत्री राजस्थान सरकार, राज्य मंत्री जरूर थे लेकिन पावर में राजस्थान के मुख्यमंत्री के बराबर पावर। ये आम जनता में चर्चा है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री का सबसे खास आदमी डॉक्टर सुभाष गर्ग। निश्चित रूप से भरतपुर के लिए विशेष योजनाएं लाने की जिम्मेदारी इनकी थी। जिस विश्वास के साथ 2018 के चुनावों में डॉक्टर सुभाष गर्ग को भरतपुर के लोगों ने, मतदाताओं ने, जनता ने विश्वास दिखाया था, एक ज़बरदस्त ये उनसे एक अपेक्षा की थी कि भरतपुर का चहुमुखी विकास होगा। पूर्वी राजस्थान का प्रवेश द्वार कहलाता है भरतपुर, लोहागढ़ भरतपुर। इसका हमेशा उपेक्षित रहा है, हर सरकार ने इसकी उपेक्षा की है। विकास के नाम पर यहाँ कुछ नहीं रहा। संभाग मुख्यालय जरूर वसुंधरा सरकार में ये बना, लेकिन संभाग मुख्यालय का दर्जा कागजों में रहा। यहाँ की जो वास्तविक स्थिति थी, यहाँ की जो आज की जो डेवलपमेंट की स्थिति जो देखी जा रही थी, वो स्थिति किसी गांव या कस्बे से ज़्यादा बेहतर नहीं कही जा सकती थी। लिहाजा भरतपुर के लोगों का एक सपना था कि हमेशा हमें ठगा जाता रहा है विकास के नाम पर। तो डॉक्टर सुभाष गर्ग चूँकि एक शिक्षक थे और शिक्षा के क्षेत्र से यहाँ आए थे, तो विश्वास करना लाजमी था लोगों का कि एक शिक्षक कभी झूठ नहीं बोलता। शिक्षक और कुछ नहीं तो कम से कम अपने हिसाब से शिक्षण संस्थाओं का तो विकास करेगा। कुछ नए नवाचार होंगे भरतपुर में, कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़, कुछ ऐसे विद्यालय यहाँ आएंगे जिनसे रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे। किसान का बच्चा जो पढ़ने के लिए अपने गांव में आसपास में स्कूल नहीं थे, उनको गांव के आसपास स्कूल मिलेंगे, वो वहाँ पढ़ पाएगा। अपेक्षाएं जनता की, भरतपुर की जनता की नहीं थी, जिले की जनता की इसलिए हो गई थी क्योंकि डॉक्टर सुभाष गर्ग के बारे में सबको पता चल गया था कि डॉक्टर सुभाष गर्ग मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सबसे चहेते मंत्रियों में से। तो निश्चित रूप से अपेक्षाएं भरतपुर विधानसभा की नहीं, 7 विधानसभाओं की थी। राज्य मंत्री बन गए तो जिम्मेदारी पूरे राजस्थान की हो गई थी। हम बात करेंगे केवल भरतपुर की, भरतपुर जिले को भी इसमें देखेंगे और उसके अलावा भरतपुर विधानसभा सीट को भी देखेंगे। जिम्मेदारी इनकी इसलिए बन गई थी कि ये तकनीकी शिक्षा मंत्री भी बनाए गए थे, कई विभागों के इनको स्वतंत्र प्रभार दिए गए थे, चिकित्सा राज्य मंत्री भी रहे थे ये। उसके अलावा इनको आयुर्वेद का स्वतंत्र प्रभार दिया गया था। कई मंत्रालय ऐसे थे जो विकास के आयाम स्थापित किए जा सकते थे भरतपुर में, हालांकि किए हैं। ये डॉक्टर सुभाष गर्ग खुद कह रहे हैं कि उन्होंने भरतपुर में जो विकास कराया है, आज तक के इतिहास में ऐसा विकास कभी नहीं हुआ। विकास कैसा हुआ, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं किसान नेता नरेंद्र सिंह जी फौजदार, जो किसान मजदूर विद्यार्थी यूनियन अंगद के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। आप बड़े संघर्षशील व्यक्ति हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो निश्चित रूप से इनकी जिम्मेदारी राष्ट्रीय हो जाती है। राजस्थान के लिए भी इन्होंने, पूर्वी राजस्थान के लिए, ईआरसीपी के लिए भी इन्होंने काफ़ी प्रयास किए। उसमें इन्हें कितनी सफलता मिली उस पर भी बात करेंगे, चर्चा करेंगे। किसी दिन एक एपिसोड केवल ईआरसीपी पर ही बनाया जाएगा, जिसमें कई लोगों को ऐसे बैठाया जाएगा जो केवल ईआरसीपी के लिए ही काम कर रहे थे और इनके साथी थे। आज मैं बात कर रहा हूं भरतपुर के विकास की। विकास हुआ, कितना हुआ, जनता जानती है कि कितना विकास हुआ है। लेकिन डॉक्टर सुभाष गर्ग ने जो
एक प्रपत्र जारी किया है, डॉक्टर सुभाष गर्ग की टीम ने प्रपत्र जारी किया है। टीम कौन है मैं नहीं जानता, आप जानते हो तो आप विचार कर लेना, कमेंट्स में जरूर लिख देना कि टीम के सदस्य कौन कौन है। सुभाष गर्ग की टीम ने भरतपुर विधानसभा, ये सुभाष गर्ग की टीम सौजन्य से ये एक पुस्तिका जारी की थी। इसमें लेखा जोखा दिया गया था भरतपुर में जो भी विकास कार्य हुए हैं 5 साल में। अब 5 साल के विकास कार्यों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ आ गए हैं किसान नेता। इनसे ही पूछेंगे, सर ये एक पत्रिका जारी की है डॉक्टर सुभाष गर्ग ने, आप क्या मानते हैं 100% इसमें जो भी बातें लिखी गई हैं मेरे हिसाब से तो सही है, क्योंकि विकास बहुत हुआ है। आपके हिसाब से क्या हुआ? सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, भरतपुर में एक नई क्रांति का सूत्रपात करने के लिए, एक निष्पक्ष पत्रकारिता शुरू करने के लिए। दूसरी बात, हमारे जितने दर्शक हैं भरतपुर 05 के, सभी को हाथ जोड़कर नमस्कार और राम राम साहब। ये पत्रिका आपने मुझे जो दी है, ये पत्रिका को देखते ही मेरे सीने में सबसे ज्यादा दर्द शुरू होता है, क्योंकि यहाँ पे एक फोटो जो छपा हुआ है दोस्तों, ये फोटो है चौधरी जयंत सिंह का, जो कि महान किसान नेता, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी के पौत्र हैं, चौधरी अजीत सिंह जी के बेटे हैं। वो चौधरी चरण सिंह जो कि किसान और जवान की बात करते हुए, आजीवन संघर्ष करते हुए एक किसान के बेटे से निकलकर देश के प्रधानमंत्री की पदवी तक पहुंचे, ऐसे राजनीतिक दल का विधायक अगर हो तो उससे सबसे पहली उम्मीद यह की जाती है कि वो किसान, जवान, मजदूर और उस कमेरे वर्ग के हितों का सबसे पहले ध्यान रखेगा जहां से उसको टिकट मिला है। जी बिल्कुल सही बात कहा आपने, क्योंकि वो रालोद के विधायक हैं। जी बिल्कुल, कांग्रेस के तो नहीं है। कांग्रेस का विरोध भी यही है कि यहाँ वरिष्ठ जो कार्यकर्ता थे कांग्रेस के, जी, उनको दरकिनार कर दिया गया, उनकी उपेक्षा की गई। उसका परिणाम भी सामने आया है। बिल्कुल, परिणाम सामने देखा है आपने। गिरीश चौधरी जो जिलाध्यक्ष रहे हैं कांग्रेस के, बिल्कुल, डिप्टी मेयर थे इस बोर्ड में, कांग्रेस की बोर्ड में, नगर निगम के, उन्होंने कांग्रेस की रीति नीतियों से खफा होकर कांग्रेस छोड़ दी और बसपा ज्वाइन कर ली और यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं। बिल्कुल, और एक बड़े सशक्त उम्मीदवार के रूप में डॉक्टर सुभाष गर्ग को अगर टिकट मिलता है तो, क्योंकि अभी टिकट का ही संशय बना हुआ है। बिल्कुल, मैं उन सभी चीजों पर कांग्रेस जरूर आपको, भरतपुर की कांग्रेस का टिकट अभी फाइनल नहीं हुआ है। अब टिकट फाइनल नहीं होना, जो लिस्ट पहली बनाई गई थी और CWC में जो लिस्ट पहली गई थी उसमें काफी नाम ऐसे थे जो सिंगल नाम गए थे। जी, CWC में जो इनके सर्वमान्य नेता हैं, कांग्रेस के सर्वमान्य नेता हैं, हालांकि वो अध्यक्ष नहीं है, पूर्व अध्यक्ष रहे हैं, राष्ट्रीय पूर्व अध्यक्ष रहे हैं कांग्रेस के, राहुल गांधी जी, उन्होंने उस पर आपत्ति जताई थी कि राजस्थान में क्या कोई और कॉम्पिटिटर नहीं है कि सिंगल नाम ही आ रहे हैं, आप पैनल क्यों नहीं बना के भेजा गया? 2-2, 3-3 नाम आने चाहिए थे। उस लिस्ट में बताया जा रहा है, जो सूत्र बता रहे हैं कि सुभाष गर्ग का नाम भी था, और उस लिस्ट में फिर पैनल भी गया, जो भी हुआ, लेकिन सारे मंत्रियों को, जो मेन मंत्री थे या जो थे, उनको सबको टिकट दे दिया गया। कमाऊ पूत सुभाष गर्ग को टिकट नहीं दिया गया, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं अड़चन है। अड़चन है, अड़चन क्या है वही मैं आपसे जानना। मैं अड़चन पे भी आऊंगा, लेकिन आपने जो पहला मुद्दा उठाया कि भरतपुर में विकास जो हुआ वो किसका हुआ, आपने ये सबसे पहला मुद्दा उठाया। अभी जो दूसरा मुद्दा आया ये आपने, पहले मैं पहले वाले पे जाऊंगा जो चौधरी चरण सिंह जी से शुरू हुआ था। जी बता। पहली बात तो भरतपुर के अंदर और पूरे देश के अंदर जहां 70% आबादी किसानों की है और ये देश कृषि प्रधान देश है, मजदूर प्रधान देश है, उस देश में भी भरतपुर जैसी धरती, जो महाराजा सूरजमल जी के द्वारा बसाया हुआ एकमात्र विश्व की ऐसी रियासत जहां किसान का बेटा राजा बना और किसानियत को ही प्रमुखता दी गई, जहां जातिवाद को कोई स्थान नहीं था, जहां एक जाटव भाई महाराजा सूरजमल जी के सेना में कोषाध्यक्ष हुआ करता था और एक गुर्जर भाई हमारा सेनापति हुआ करता था, ऐसी जहां सामाजिक समरसता थी, उस भरतपुर की धरती पर जब एक विधायक चौधरी चरण सिंह जी की पार्टी से टिकट लेकर आए और उसके यहां पर जो कृषि उपज मंडी है कुमेर गेट के अंदर, वहां अगर पिछले 5-7 सालों से कृषि मजदूरों के लिए जो भवन बनाया गया, उस भवन के अंदर अगर पानी की व्यवस्था 100 मीटर की पाइपलाइन डालकर मंत्री जी नहीं कर पाए, जबकि पल्लेदारों का मंडल, किसान यूनियन का मंडल जा जाकर प्रतिनिधि मंडल उनको मिला और झूठे वादे करके एक बार नहीं 4 बार, और बाद में फोन तक उठाना बंद, मैसेज तक का जवाब देना बंद, इनसे क्या मांगा था,
पूरे राजस्थान के अंदर कोई मंत्री, कोई विधायक, कोई एमपी ये कह दे कि हमने किसी से निजी काम कभी कराया हो। जो हमारे निजी काम है इनकी इतनी हैसियत नहीं है कि वो हमारे निजी काम करा सके। अगर हमें हमारा कोई निजी काम कराना होगा तो जहां जाके इनकी अप्रोच खत्म होती है, परमात्मा की कृपा से हमारी अप्रोच कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे आरएलपी हो, हमारी वहां से शुरू होती है। हमें कोई आवश्यकता नहीं थी इनसे निजी काम की। और कोई मंत्री, कोई विधायक, आपने इनसे निवेदन किया था? मैंने हाथ जोड़ के 20 लोगों के साथ इनके पास जाके, इनके घर में जाके निवेदन किया कि सर बहुत छोटा सा काम, छोटा सा पार्षद भी करा, ये पार्षद से भी गए भी थे। यही तो मैं सवाल भरतपुर की जनता को पूछना चाहता हूं कि पार्षद से भी गंभीर आरोप लगा रहे हैं। हाँ बिल्कुल, मैं साफ कह रहा हूं, मेरे पास सबूत है, मेरे पास वीडियोस हैं, आपको मैं दिखा देता हूं। मेरे सामने अभी वीडियो मेरे पास पड़ा है, जब आप कहोगे आपके चैनल पे चला दूंगा वो वीडियो में। इन्होंने वहां बैठ के 20 लोगों के सामने बोला, किसी अधिकारी को फोन किया कि साहब कोई रविंदर अधिकारी था, रविंदर PhD में कोई रविंदर है, रविंद्र सिंह, उसको बोला कि रविंदर जी बहुत इमरजेंसी है यार, 2-3 दिन में पानी की व्यवस्था करवा के दीजिए आप मंडी में। आज 5 महीने होने को आए हैं राजीव जी, लेकिन वहां पर पानी की व्यवस्था नहीं की गई। और ये 5 महीने की बात नहीं है, ये बात इनके पूरे 5 साल के कार्यकाल की है। आप एक बार मंडी में जाकर देखिए, उनके मजदूरों को और वहां पर आने वाले किसानों को पानी बाहर से खरीद कर लाके पीना पड़ता है। क्या मंडी सरकार की नहीं है? क्या मंडी में काम करवाना सरकार की जिम्मेदारी नहीं है? क्या नीचे पत्थर है? वहां पे ये राजस्थान सरकार में मंत्री हैं, इतनी छोटी मोटी जिम्मेदारियों के लिए एक्सीएन को कह दिया है। एक्सीएन की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है, उसको काम करना चाहिए था। इसमें कोई इनका इंटेंशन है, या मुझे ऐसा लगता है कि आपका कोई ऐसा इंटेंशन है, आपसे कोई ऐसी इनकी कोई बात है, कोई स्क्रू तो नहीं टाइट कर दिया? नहीं, स्क्रू टाइट कुछ नहीं है। इनको एक डर लगता है। इनको सबसे बड़ी समस्या ये है, पहली बात तो ये कि मेरा कोई निजी काम भरतपुर या राजस्थान के स्तर पे मेरा कोई काम कोई नहीं करता। और अगर मुझे कांग्रेस में कोई काम होगा तो मैं अशोक गहलोत जी से करवा लूंगा काम, मेरी इतनी औकात परमात्मा ने बनाई है। मुझे कोई काम होगा मैं गोविंद सिंह डोटासरा जी से करवा लूंगा, मैं सुखविंदर सिंह रंधावा से करवा लूंगा, मैं CWC के अंदर बैठे मेरे 3 लोग, उनसे मैं काम करवा लूंगा। मुझे सुभाष गर्ग जी जैसे बाहर से लाए हुए इंपोर्टेड नेता की जरूरत नहीं है, जो कि किसानों के नाम पर पार्टी से टिकट ले। ऐसा आप लोगों का ही कोई नेक्सस तो काम नहीं कर रहा है जो CWC में इनके टिकट होने में अड़चन पैदा कर रहा है? हाँ, मेरा नेक्सस काम कर रहा है, मेरा नेक्सस काम कर रहा है। मैंने कहा है, हमारे वर्ग ने कहा है, भरतपुर के अंदर सारी 88,000 वोट होल्डर जाट कम्युनिटी ने कहा है कि साहब 88,000 हम, 60,000 हमारे SC के भाई और हमारे बाकी के जो गुर्जर भाई हैं, मीणा भाई हैं, माली भाई हैं, ऐसे ही समस्त OBC समाज ने कहा है कि भरतपुर के अंदर पिछले 52 सालों से बार बार सेठ जी को टिकट ही क्यों? आखिर सारी सामाजिक, इसको जातिवाद से ना जोड़ा जाए, तो मैं आपको स्पष्ट कहना चाहता हूं, जातिवाद से जोड़ना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जातिवाद तब होता जब हमने ये कहा होता कि सिर्फ फलां जाति को दे दो। मैं OBC समाज के अंदर 36 कौम, जिसमें से ऊपर की 2 को छोड़ दो, सभी आते हैं। OBC के अंदर जितने भी लोग हैं उनको भरतपुर में मौका क्यों नहीं मिला, जबकि 50% वोट तो OBC का ही बनता है यहाँ पर। भाई OBC नहीं बनाया था इन्हें विधायक, बिल्कुल, और OBC के ही लोगों की वजह से आज आपके राहुल गांधी संसद तक जाके डंका पीटते हैं कि तुम्हारे केंद्र के अंदर कितने लोग हैं, कितने अधिकारी हैं जिन्होंने OBC से संबंध रखा है और भारत सरकार में काम कर रहे हैं। मैं राहुल गांधी जी आपसे पूछना चाहता हूं, राहुल गांधी जी बहुत दुनिया का सबसे शानदार नेताओं में से एक है, मैं ये मानता हूं पहली बात तो, लेकिन मैं राहुल गांधी जी को बताना चाहता हूं कि आपकी जड़ें खोदने का काम आपके भरतपुर के विधायक, जो कि कांग्रेस का जिनमें खून है और टिकट जिन पे RLD की है, चोला RLD का है, स्वरूप उनका असल में कांग्रेस का है, वो वहां से आए हैं, उन्होंने ऐसा काम किया है। उनसे पूछिए कि आपकी जो सरकारें चली आ रही हैं, कुछ तो दुखती रग पर आपके पे हाथ रखा है इन्होंने, कोई नस दबाई है? कोई नस नहीं दबाई, मेरे कोई निजी समस्या नहीं। बहुत इज्जत करते हैं मेरी डॉक्टर सुभाष गर्ग, निजी तौर पे मेरे बच्चे के जन्मदिन पर भी इन्होंने बधाइयां भेजी हैं, बहुत शुभकामनाएं दी हैं। जब भी कोई किसी छोटी मोटी चीज के लिए इनके पास पहली बार गया था मैं, तो एक काम के लिए, ये जो मंडी में 100 मीटर की पाइपलाइन के लिए, और इन्होंने विकास से संतुष्ट हैं? भरतपुर के विकास से संतुष्ट कौन है मुझे बताओ आप, मुझे एक व्यक्ति बताओ, सिर्फ दलालों के अलावा चंद दलाल हैं जो संतुष्ट है, जिनकी प्रधानी कायम है, जिनकी अध्यक्षी कायम है, जिनकी कुर्सी कायम है, उनका ही यहां पे सब कुछ अच्छा है। उनको लग रहा है कि यहां सुभाष गर्ग जी विकास पुरुष हैं। मैं तो ये कहता हूं कि सारा
इतने ही शक्तिशाली। आपने बड़ी तारीफ करी, आपने कहा जी ये तो मुख्यमंत्री के खास है। आपने क्या खासियत देख ली? क्या गलत देख ली? आपने क्या खासियत देख ली मुझे बताओ आप, क्या इनकी ताकत देख ली? जो आदमी 100 मीटर की पाइपलाइन नहीं डलवा पाया वो मुख्यमंत्री का खास होगा। मैं कह रहा हूं उसकी तहसीलदार से भी गई भी थी हैसियत है। अच्छा, तहसीलदार का चपरासी जो होता है वो उसको घंटी बजाओ टन, तो बाहर से निकल के चपरासी अंदर जाता है, जी हुकुम पानी लाओ, तो पानी लेके आ जाता है। यहां तो ज्यादा अरे ये पानी कहां पिला पाए? 100 मीटर की पाइपलाइन नहीं डलवा पाए, जबकि पानी की टंकी उसी मजदूर भवन के पीछे बनी हुई है। तो समस्या तो एक महिलाओं ने भी बताई थी, वहां महिलाओं की भी समस्या। महिलाएं, अब मैं डॉक्टर सुभाष गर्ग जी आपसे हाथ जोड़ के बड़ा विनम्र निवेदन से पूछना चाहता हूं, जब उस कृषि उपज मंडी कुमेर गेट के अंदर मैं गया, वहां महिला पल्लेदार आई। भरतपुर वालों ध्यान से सुन लो, भरतपुर वालों डॉक्टर सुभाष गर्ग के चाहे तो ध्यान से सुन लो, और आने वाले जो विधायक बनने के सपने ले रहे तुम भी सुन लो, छोड़ेंगे तुमको भी नहीं जब तक वहां 100 मीटर की पाइपलाइन डाली जाएगी। सुनिए, वहां पर महिलाएं मिली भट्ट साहब, और महिलाओं ने हाथ जोड़ के कहा भैया एक ही विनती है हमारी, सुबह हम घर से वॉशरूम लेटरिन बाथरूम करके आती हैं और शाम को 10 घंटे बाद अपने घर पे जाके करती हैं। यहां पे हम नहीं जा सकती, हमारे और फब्तियां कसने वाले, डायलॉग मारने वाले, बुरी निगाह से देखने वाले लोग हैं। अपनी इज्जत बचाते हुए हम दिन भर लेटरिन बाथरूम और मासिक धर्म जैसी समस्याओं, मासिक धर्म जैसी समस्याओं में भी वो बेचारी कहीं नहीं जाती हैं, और अपने घर पर जाके, और ये आज से नहीं पिछले 5-7 सालों से लगातार हो रहा है। और इसका जिम्मेदार भरतपुर का विधायक, भरतपुर की सांसद, भरतपुर का मेयर, डंके की चोट पे ये लोग इसके जिम्मेदार हैं। मंडी सचिव इसका जिम्मेदार है। भरतपुर में जितने जिला कलेक्टर रहे अब तक वो जिम्मेदार है। कोई अगर ये सोचे कि डॉक्टर सुभाष गर्ग बहुत बड़ा विकास पुरुष है, ऐसे विकास पुरुष को तो मैं विनाश पुरुष भी नहीं मानता। सर हजारों करोड़ के कार्य करा दिए। मैं एक चीज और पूछना चाहता हूं, मैं इतना सा पूछना चाहता हूं कि अगर जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो अपनी मां बहनों को ये वीडियो दिखाएं, वो डॉक्टर सुभाष गर्ग के परिवार में ये वीडियो दिखाएं और उनसे पूछें कि क्या वो मां बहनें, क्या हमारी तुम्हारी मां बहनें सुबह 10 बजे की मंडी में जब से आती हैं और शाम को 6 बजे जाके अपने घर पे टॉयलेट बाथरूम जाएं, तो आपके सीने पे क्या बीतेगी? क्या ऐसे विधायक को दोबारा चुनोगे? मैं भरतपुर की जनता से पूछना चाहता हूं। मुझे कोई डॉक्टर सुभाष गर्ग से लेना देना नहीं है, मुझे कोई किसी राजनेता से लेना देना नहीं है। कल तक मेरी मोदी से लड़ाई थी, किसान आंदोलन के लिए 13 महीने सड़कों पर रहा। सारस फ्लाईओवर कोई रंजीता कोहली से लड़ाई थी, सारस फ्लाईओवर की मंजूरी लेके आए। ईआरसीपी के लिए दोनों सरकारों से लड़ाई थी, ईआरसीपी में बहुत आगे बढ़े, 53 बांध जुड़वाए। इस आदमी से 5 महीने से हम सिर्फ एक 100 मीटर की पाइपलाइन मांग रहे थे, लेकिन इस व्यक्ति ने 100 मीटर की पाइपलाइन नहीं डाली। मैं आपको बताना, लेकिन जब विरोध होना शुरू हुआ तो ये श्रीमान जी ने मुझे फोन कर दिया, मैंने गुस्से में इनका फोन काट दिया। और फोन काटने के बाद मुझे लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि इसे लगता हो कि मैं डर गया हूं, तो मैंने इसको तुरंत जवाब लिख दिया, इट्स टू लेट। क्यों डॉक्टर सुभाष गर्ग जी लिखा था कि नहीं लिखा था? इट्स टू लेट। एंड देन यू रियलाइज डॉक्टर सुभाष गर्ग, then you realized it and you said that Dr. Saab sorry, you said or not? मैं एक बात पूछना चाह रहा था कि डॉक्टर सुभाष गर्ग का सपना था कि भरतपुर को स्मार्ट सिटी बनाएंगे। कुछ समय ऐसा आया था, 2 साल का एक कोरोना पीरियड आया था, उसकी वजह से विकास कार्य प्रभावित हुए, सब कुछ शांत हो गया। हो सकता है वो सारी चीजें, योजनाएं जो जिनसे आप प्रभावित हैं या आपके समर्थक प्रभावित हैं या जिनकी समस्याएं देखी हैं वो पर्टिकुलर लोग वो प्रभावित हैं, वो पाइपलाइन में हो और वो अभी पाइपलाइन में रह गई हो। 5 साल का एक बार और मौका दीजिए, भरतपुर को तो स्मार्ट सिटी बना। चलो मैं मान लेता हूं आपकी बात जी। CFCD जैसी योजना है जी, उस पर बहुत विवादित योजना है, हालांकि मैं उसके बजट की चर्चा करना चाहता हूं, वो बाद में करूंगा। इसके लिए मैं एक बार मान सकता हूं कि पाइपलाइन होगी, कुछ योजनाएं पूरी होनी होंगी, लेकिन जो पट्टे के लिए भटकते लोग फिर रहे हैं, 250 को पट्टा दे दिया विजयनगर के अंदर, सारा चौराहे पे जगह जगह बांटे हैं। बिल्कुल झूठ, जिस वार्ड में बांटे उसमें भी आधे बांटे और रुकवाए गए बाकी के। क्यों रुकवाए गए? क्योंकि इंद्रजीत भूरा को इसका श्रेय नहीं मिल जाए। कौन है इंद्रजीत भूरा? अच्छा, क्रेडिट का मामला है क्या? क्रेडिट का मामला सारा, कि जो आदमी आंदोलनकारी हैं वो यहां पे बड़े नेता ना बन जाए। किसी को नेता नहीं बनना, नेता जनता बनाती है। तलवे चाट के बनाई हुई पहचान में और तलवे घिसके बनाई हुई पहचान में बहुत अंतर होता है। हमने किसी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के तलवे चाट के उसकी दोस्ती करके टिकट नहीं लिया यहाँ पे किसी ने। इंद्रजीत भूरा हो, चाहे कोई भी क्रांतिकारी हो, चाहे वो मोती सिंह पार्षद हो जो सेक्टर 13 के किसानों की लड़ाई लड़ता रहा। अब देख लीजिए, दोनों अलग अलग दल के हैं, मैंने किसी के बारे में तो नहीं बोला। गिरधारी तिवारी हैं, वो व्यक्ति भी समाज के अंदर संघर्ष के लिए जाना जाता है,
मैं उसकी भी तारीफ करता हूं मैं, लेकिन कोई भी इस चीज को राजनीतिक दल से ना जोड़े। मैं साफ और स्पष्ट बात कहना चाहता हूं कि जब विजयनगर सारस चौराहे पर 250 लोगों को पट्टे मिल गए तो बाकी के लोगों को पट्टे क्यों नहीं? सेक्टर 13 के अंदर जो आज 2003 और 4 के अंदर 8 से 10 लाख रुपए डीएलसी रेट जमीनों का था, क्यों उनको मजबूर होकर उनकी जमीनों में सड़कें निकाल दी गई, उनकी मंजूरी के बिना उनकी जमीनों का एक्वायर किया गया, और एक्वायर करने के बाद जो कीमत देनी बनती थी उनको आज तक नहीं गई, कौड़ियों के भाव उनकी जमीन ले ली गई, और आज जितने फोकट की चीजें अलॉट की जा रही हैं, चाहे वो किसी समाज की जगह हो चाहे वो कुछ भी हो, वो उसी 13 नंबर के अंदर किया जा रहा है। कहना ये है कि डॉक्टर सुभाष गर्ग की वजह से ये सारी अड़चने आई हैं। जब तक आपका जनप्रतिनिधि मजबूत नहीं होगा, जब तक उसके हाथ में ताकत नहीं होगी, वो विवेकशील नहीं होगा। आप डीक कुमेर का उदाहरण ले लीजिए। डीक कुमेर एक शिक्षक के विवेक पर प्रश्न चिन्ह है। शिक्षक कहां रहे? वो शिक्षक थे तब तक जब तक माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन नहीं बने थे, तब तक वो शिक्षक थे। उसके बाद वो छद्म राजनेता बन गए। अशोक गहलोत जी के चारों जो किचन कैबिनेट थी उसके मेंबर थे वो। मैं अशोक गहलोत जी के बारे में कोई बात नहीं कह रहा हूं यहाँ पे, उन्होंने तो बहुत अच्छी योजनाएं भी चलाई हैं, लेकिन बहुत अच्छी फ्लैगशिप योजना, बहुत कुछ किया है, लेकिन उनका योगदान इस व्यक्ति को मनमानी करने देने में तो है, इसमें कोई शक नहीं है। इस व्यक्ति को यहां मनमानी करने देने में योगदान रहा है। और खास तौर पर आज भरतपुर के अंदर मैं आपसे ईमानदारी से पूछना चाहता हूं, दिल पे हाथ रख के बोलना, क्या ब्राह्मण समाज डॉक्टर सुभाष गर्ग के खिलाफ है कि नहीं? इनके दिल में यह भावना है कि नहीं कि कहीं ना कहीं डॉक्टर सुभाष गर्ग जो है दो बात करते हैं हमारे से? सूचनाएं तो बहुत समाजों की हैं और जाटों को तो इन्होंने ऐसे बांट दिया, भाई भाई के बीच में दरार पैदा कर दी। सिलसिलवारों, फौजदारों, सोगर वालों, खूंटेलाओं को सबको ऐसे बांटा है कि ये अगर इकट्ठे हो गए तो ये तख्ता पलट करने की ताकत रखते हैं। आज हमारे जाट समाज का सामाजिक व्यवस्थाओं में समाज के हिसाब से विकास करने का संकल्प लिया था इन्होंने, तो समाजों का विकास कर रहे हैं। अब जाटों में अगर आप 4 थोक हो, 4 अलग अलग वो हो, तो थोड़ा थोड़ा अंतर तो होगा कहीं ना कहीं गोत्रों में, उस हिसाब से सेट किया होगा। अरे ये तो इनकी बहुत स्ट्रेटेजी होगी, ये सेट करना। ये स्ट्रेटेजी ऐसी है, जिस दिन अगर मैं अपने खुद के समाज जाट समाज से कहना चाहता हूं, जिस दिन इनका जमीर जाग गया, इनको पता लग गया कि इनको किस तरह बांटा और काटा जा रहा है, उस दिन भरतपुर के अंदर ऐसे छद्म पूंजीपति माइंडसेट के लोगों की राजनीति खत्म कर देंगे ये। और मैं आपको बताऊं, हमारे समाज का ही इनकी पार्टी का जिला अध्यक्ष हमारा भाई संतोष फौजदार, उसके ऊपर एक छोटा नहीं बहुत बड़ा है, वो छोटा सा था हटाने के लिए बहुत बड़ा केस बना दिया है। एक राज्य मंत्री की कितनी ताकत होती है, वो भी मुख्यमंत्री का खास हो, उसके ऊपर 5 साल से राजकारण में बाधा और छोटू चुच्चू सा केस था। मुख्यमंत्री का आदमी क्या उस केस को, ईमानदारी से बताइएगा, राज्य सरकार किसके अंडर में आती है? गृह मंत्री के अंडर में आती है राज्य की पुलिस। गृह मंत्री कौन है? भरतपुर का ही जिम्मेदारी थी और मुख्यमंत्री थे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। और ये व्यक्ति जो है उनके खासम खास है। क्या बात है कि आज तक संतोष फौजदार जी के ऊपर से वो केस नहीं हटा। मैं डॉक्टर सुभाष गर्ग को इसके लिए स्पष्ट तौर पर, उनकी पार्टी के अध्यक्ष हैं, जिला अध्यक्ष हैं, उन्होंने ही तो टिकट दिलवाया, देखो जितवाया इनको, कांग्रेस को विरोध में इनके। वो जो उनके जिला अध्यक्ष हैं वो अपनी किन मजबूरियों से बंध के नहीं बोलते होंगे, उनकी बात अलग है, लेकिन वो मेरे समाज के, मेरे खून के हिस्से हैं, मेरे भाई हैं, और मेरी उनसे कोई बातचीत नहीं होती। मेरा फोन चेक कर लीजिएगा आप, ना मेरा कोई उनसे लेना देना, ना मेरी वो कभी कोई हेल्प करते, ना मैंने कभी उनसे कोई हेल्प मांगी होगी। लेकिन उस व्यक्ति के साथ अन्याय हुआ है, उस व्यक्ति के साथ अन्याय हुआ है, खुलेआम हुआ है, और सिर्फ इसलिए हुआ है कि अगर इसके ऊपर से ही हटा दिया तो ये बहुत बड़ा उभर के ऊपर आ सकता है, कल को मेरे लिए चुनौती बन सकता है। अब तक की डिस्कशन का ये कंक्लूजन निकालूं मैं कि सबके साथ इन्होंने अन्याय किया, न्याय किया ही नहीं किसी के साथ। न्याय किया है, एक और आप पे केस लगवाया है, दूसरी ओर आपको कोई हेल्प दी है। कुम्हार क्या करता है, हमारा जो कुम्हार समाज होता है, जब मटका बनाता है ऊपर से तो मार लगाता है और अंदर से हल्का हल्का सहारा देता है। तो उससे कहता है कि बेटा मारूंगा भी लेकिन रोने भी नहीं दूंगा। तो इन्होंने मारा भी है। अब हमारे समाज के वो लोग जो कि इनके द्वारा परेशान किए गए हैं, उकताए गए हैं, 3600 कौम के लोग जो इनके द्वारा परेशान किए गए हैं, उनमें से छोटे मोटे मॉनेटरी लाभ भी इनको, मॉनेटरी रिटर्न्स भी दे दिए गए हैं। किसी को कहीं पे कोई ठेके से संतुष्ट कर दिया, किसी को किसी पदवी से संतुष्ट कर दिया। तो ये कहीं ना कहीं जो लोग पीड़ित हैं, आज भी आप देख लीजिए, यहां पर एक व्यक्ति पट्टों के बारे में बात करने आने वाला था, लेकिन वो व्यक्ति क्यों नहीं आया? डर, कमजोरी, गफलत, पैर कमजोर होना। मैं कहना चाहता हूं कि ये समाज, ये किसान, मजदूर, विद्यार्थी, एक लड़के ने जाके, हमारा एक छोटा भाई है हमारा राहुल उबार,
बच्चा ही तो है, अभी कॉलेज में ही पढ़ रहा है। जाके उसने अगर अपने आवेश में दीवार पर लिख दिया कि छात्र संघ चुनाव कराओ, तो उसको इतने दिल पे लेने की क्या जरूरत थी कि उसको थाने में डलवा दिया? मुझे बताइए आप। नहीं, इसमें वो उनका क्या इंटेंशन है, उससे वो तो हो सकता है पुलिस ने ही अपने आप कार्रवाई की हो। अच्छा, पुलिस ने कार्रवाई हम पे तो नहीं करी। हमने सारी भरतपुर में ERCP लागू करो लिख डाला था सड़कों के ऊपर और सारे घरों के ऊपर, पूरे मीडिया को पता है। क्यों नहीं हमारे ऊपर कार्रवाई करी? उसने भी तो ऐसे लिखा था, हमारा आंदोलन था ERCP का तो हमने लिख दिया, उसका आंदोलन था उसे रोष प्रकट करना था, लिख दिया। देखो होना क्या चाहिए था, पुलिस कार्रवाई करी, पुलिस मंत्री से ऊपर तो नहीं थी, पुलिस मंत्री से ऊपर तो नहीं थी ना जी। आप अगर अपना बच्चा समझते, अपना भरतपुर का बेटा समझते, उसको बुलाते कि बेटा राहुल तेरे से क्या गलती हुई है, कोई बात है, मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरा साथ दूंगा, तू गुस्सा मत निकाल, तूने पेंट कर दिया कोई बात नहीं, तू मेरा बच्चा है, भरतपुर का हर युवा मेरा बच्चा है, हर विद्यार्थी वर्ग मेरा बच्चा है। गेट के ऊपर लड़के बैठे थे, खींच खींच के मारा उनको। मैं इसकी बात AVP और NSUI की बात नहीं करना चाहता, लड़के हमारे समाज के थे, लड़के भरतपुर के अभी मंत्री जी से अभी जिस दिन आचार संहिता लागू हुई थी उस दिन उनसे पूछा गया था, आचार संहिता लागू हो गई है, आज से घोषणा जैसी हुई थी चुनाव आयोग की, तो ये कहा गया था, मीडिया ने क्वेश्चन पूछा था कि आचार संहिता लागू हो गई है, अब आगे क्या स्ट्रेटेजी है, तो उन्होंने कहा था मैं शिक्षक हूँ और अनुशासन को जानता हूँ। तो हो सकता है शिक्षक का अनुशासन करने का तरीका हो, कई शिक्षकों का अनुशासन तरीका क्या होता है, हमारे भी एक टीचर थे, वो कान ऐंठते थे, दबाते थे यहाँ से, कोई गलती हो जाती थी तो एक थे हमारे शिक्षक, वो पेंसिल लेते थे, पेंसिल हमारी पेंसिल लेके हमारी उंगलियों में दाब के यूं प्रेस करते थे। अनुशासन का तरीका है, हो सकता है इन्होंने खुद पे इतना टाइम नहीं है पूरी नहीं। एक चीज बताइए, ये अनुशासन खाली दूसरे पे ही लागू करना है कि खुद पे भी लागू होता है थोड़ा बहुत अनुशासन? हाँ तो वही तो बताइए आप, उनने आज तक आप ये बताओ, आपकी ये आप बुकलेट दिखा रहे थे, मेरे को बड़ी तारीफ कर रहे थे कि देखो ये गहलोत के क्लोज है, और ये गहलोत के क्लोज होने से क्या जनता के क्लोज हो जाओगे तुम? आप तारीफ कर रहे थे इसलिए ये करा दिया, इसमें 378 करोड़ रुपए लिख रखे हैं। जी हाँ, ये अरे ना, ये बताता हूँ आपको, CFCD में 378 करोड़ रुपए CFCD का, और प्रथम चरण और लिख दिया। हाँ। ये थोड़ी मिसप्रिंट हुई है। ये देखो भैया भरतपुर वालों, ये बुकलेट बांटी गई है आप लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए। सुन लो, इसमें प्रथम चरण में 378 करोड़ रुपए खर्च कर दिए डॉक्टर सुभाष गर्ग ने, जबकि ये टोटल बजट था। अरे साहब, ये हो सकता है मिसप्रिंट हुआ। अरे मिसप्रिंट हुआ तो एक बात बताओ, 150 करोड़ रुपए नाबार्ड से आए थे, कर्जा लिया था, वो कहां गया फिर? वो कहां है? वो काम चल रहा है अभी। कहां चल रहा है भाई साहब? 150 करोड़ रुपए नगर निगम वालों सुन लो, सारे वाल्मीकि भाई, सारे हरिजन भाई, सारे भगवान वाल्मीकि के बच्चे, जितने भी लोग नगर निगम में काम कर रहे हैं, प्राइवेट कंपनी मंगा ली भट्ट साहब, आप उसको सारा सफाई नहीं दिया, जनों को लगा दिया। आप बात को छुपाने की कोशिश मत करो, सच्चाई सुनने दो इनको, सच्चाई सुनने दो, आप छुपाओ मत बात को, ये आप इनडायरेक्टली बात को खत्म मत करवाओ जी। सच्चाई ये है कि अगर वो 150 करोड़ रुपए नगर निगम को चुकाने पड़े तो मुझे बता दो आप, क्या ये नगर निगम के कर्मचारी बेरोजगार हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? इनको तनख्वाह देने के लाले पड़ जाएंगे कि नहीं पड़ जाएंगे? मंत्री जी को जिताओ, अगली बार नगर निगम के उनकी तनख्वाह भी बढ़ेगी। अब की बार तो नगर निगम नीलाम हो रहा है, और अगर फिर जिता दिया मंत्री को तो भरतपुर नीलाम होगा, भरतपुर नीलाम होगा। मैं आपको बता रहा हूं, ये आदमी भरतपुर को गिरवी रख देगा। 150 करोड़ रुपए नाबार्ड से लिया नगर निगम पे नाम पे, अगर वो पैसा नहीं चुकाया गया, अगर उसकी किस्तें नहीं गई, तो मुझे इस बात का जवाब क्यों नहीं दे रहे आप? क्यों डर रहे हो? आप बताओ कि क्या नगर निगम के कर्मचारियों को तनख्वाह मिल पाएगी? अब ये तो सारा डिस्कशन वहां करना पड़ेगा कि इनके पास क्या फंड है, कैसे तनख्वाह करेंगे, क्या किससे वसूलेंगे। आप कोई नए आदमी नहीं हो। देखो ऐसा आजकल के पत्रकार तमाम टैक्स लगाएंगे। अब सुन लो, ये कह रहे हैं कि चुकाएंगे, जनता की खून में से नस निकाल के, खून निकाल के तो करना पड़ेगा साहब। ये गलत बात है, ऐसा नहीं होने देंगे भरतपुर के अंदर, भरतपुर की जनता के साथ ऐसा नहीं होने देंगे। ये महाराजा सूरजमल की धरती है, यहाँ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बच्चे भी रहते हैं, यहाँ महाराजा सूरजमल के भी रहते हैं, यहाँ पर जो हमारे परशुराम जी महाराज थे उनके बच्चे भी रहते हैं, यहाँ पर भगवान वाल्मीकि के बच्चे भी रहते हैं, यहाँ पे ज्योतिबा फूले के भी बच्चे रहते हैं, यहाँ भगवान देवनारायण के बच्चे भी रहते हैं, और ये इतने हल्के फुल्के नहीं है, इनके सबके बहुत बड़े बड़े इतिहास है। मुझे लगता है आप लोगों का एक नेक्सस है, जो हमारे जो विकास पुरुष हैं डॉक्टर सुभाष। अरे काय के विकास पुरुष है? मतलब यहाँ आने नहीं, 100 मीटर की पाइपलाइन किसानों के लिए, किसानों की पार्टी से टिकट लाओ, 100 मीटर की पाइपलाइन नहीं डालो उनके लिए,
किसान मरे प्यासा, मेरे फेसबुक आईडी पे चले जाइए। और अब अगर मैं आपको कहता हूं, अगर हिम्मत है इसी वक्त आप जाके देख लो, जाके रिकॉर्ड मत करना, अब निजी तौर पे जाके देख लो, अब मंडी में जाके देख लो। अगर किसी के पास में भी कोई एक आदमी आपको कह दे पूरी मंडी में, कृषि उपज मंडी कुमेर गेट में, इसकी तस्दीक जरूर करेंगे और जरूर जाएंगे, और वहां पे अगर पानी हो भी करेंगे, आप करिएगा जरूर, बिल्कुल करेंगे। इस व्यक्ति ने विकास के नाम पर लोगों को मूर्ख बनाने का, देखो जो पढ़ा लिखा आदमी होता है ना जी, वो गलत काम भी बड़े सफिस्टिकेटेड तरीके से करता है, सफिस्टिकेटेड तरीके से करता है। और मुझे एक बात बताइए, फॉर एग्जाम्पल जैसे इन्होंने यहाँ पे कितना बजट आया भरतपुर में टोटल आज तक विधायक के खाते में? वो तो जो आता है इनका पर ईयर के हिसाब से 2-2.5 लाख करोड़ रुपए बताते हैं ये, कि 2-2.5 लाख करोड़ रुपए मेरे पास आया है। वो विधायक के खाते में नहीं आता, लेकिन विधायक सरकार अनुशंसा पर सरकार से लेकर आते हैं। मंत्री तो कितना ही बजट आता है, बहुत पैसा लाए हैं यहाँ पे, 2-3 लाख करोड़ रुपए के आसपास भरतपुर में, 1500-2000 रुपए करोड़। 1500-2000 करोड़ की बात छोड़ो आप, मेरा तो कैलकुलेटर खत्म हो गया, उसमें इतना बजट आया है, आप बात कर रहे हो। मैं तो 2000-3 लाख करोड़ की बात ही कर लेता हूँ, मोबाइल में कैलकुलेटर में नहीं आई। अगर इसको जोड़ लूं, इसी को जोड़ लूं, तो ये करीब 1500 करोड़ तो यही बैठ जाएगा। भाई साहब मैं भरतपुर की जनता से एक बात पूछना चाहता हूं, आप किसी एक बार बता दो कि 3000 करोड़ में तो भरतपुर की सड़कें भी सोने की बन जाती लाला। 3000 करोड़ में भरतपुर की सड़कें सोने की बन जाती भाई साहब। आप सड़कों में क्या कमी लग रही है आपको? सड़कों में क्या कमी लग रही है? सड़क बनी कहां है? जाके देखो तिलक नगर में, जहां बनी बनाई थी, बिजली घर से लेके, सुनो, बिजली घर से लेकर सारा चौराहे तक बनी बनाई सड़क के ऊपर आधी इंच की परत डाल के दोबारा से सड़क बना दी। क्या गलती कर दी? थोड़ा बहुत भी अगर झटका था, अगर आप थोड़ा, अरे वाह, को झटका नहीं लगा इसलिए। बड़े बुजुर्गों को झटका की बात नहीं है, बनी बनाई सड़क के ऊपर दोबारा सड़क बनाने में जो पैसा बचता है, जो भ्रष्टाचार की सीमा बढ़ जाती है, वो है वजह। मतलब सारे भ्रष्टाचार हमारे मंत्री जी ने किए हैं। मंत्री जी ने भ्रष्टाचार करे, आरोप लगा रहे हैं, या करें या नहीं करें, इसका जवाब तो जनता भरतपुर की देगी। लेकिन 378 करोड़ और 150 करोड़ का हिसाब मुझे दे दो। 378 करोड़ पहले चरण में कहां लग गया, इसका जवाब दे दो। नहीं, प्रथम चरण का काम ये टीम भी दे दे जवाब, जिस टीम के नाम पे बना है। प्रथम चरण का कार्य चल रहा है, देखिए प्रथम चरण का कार्य चल रहा है, और जहां तक मैं समझता हूं ये मिसप्रिंट हुआ है। ये नो टीम सुभाषगढ़ कौन कौन, आप पहले टीम सुभाषगढ़ बताइए, आप जानते हैं टीम सुभाषगढ़ कौन है? ऐसा है, अंधेर नगरी और चौपट राजा, अली बाबा और 40 चोर, सीधी सी बात, अली बाबा और 40 चोर। और अब की बार भरतपुर की जनता बता देगी कि ये ना अली बाबा रहेगा और ना 40 चोर रहेंगे। अब 40 की गिनती आ गई, 40 चोर, अली बाबा 40 चोर, नहीं अब 40 आ गए, बिल्कुल। कोई 4 बोल रहा है, कोई 3 बोल रहा है। अरे भाई साहब, आप क्या बात कर रहे हैं? 40 पे आ गए। 4 जने मिलके थोड़ी भरतपुर को लूट सकते हैं, 4 जनों पर नहीं लूटा जाएगा। मुझे बता दो 13 नंबर सेक्टर में जमीनें क्यों दी गई? एक खास बंदे को जमीन क्यों दी गई? मात्र 10 करोड़ में 1000 गज जमीन को किसने अलॉटमेंट किया था? मुझे लगता है आपका पट्टा नहीं मिला है। मेरा कहीं भरतपुर में जमीन ही नहीं है, मेरी जमीन मेरे गांव पेंगौर में है, और थी, है और रहेगी सारी जिंदगी। और दूसरी बात, आप इन बातों में उलझा के गैंग वॉर की बात क्यों नहीं करना चाहते? गोलीबाजी घटना की बात क्यों नहीं करना चाहते? तो उसमें इनका क्या आप इनडायरेक्टली शेल्टर मत कीजिए इस व्यक्ति को, बताएं आप, देखिए प्रूफ करें ना। आज जनता सुनना चाहती है, जनता सुन रही, जनता को सब पता है, ये पब्लिक है, सब जानती है, ये पब्लिक है, इसको बनाने की और चलाने की कोई जरूरत नहीं है। आप सुनिए, 5 साल से पहले मुझे भरतपुर में हुए गैंग वॉर की लिस्ट बता दो, कितनी गोलियां चली थी भरतपुर में, बताओ। तब आप यहाँ ये नहीं, मुझे बताओ आप, 5 साल पहले, 5 साल पहले कोई, और इस 5 साल में कितने गैंग वॉर हुए भरतपुर में, कितनी गोलीबारी हुई है भरतपुर में? और यहां पर जाट विधायक इसलिए नहीं बनाया गया, गुर्जर को विधायक इसलिए नहीं बनाया, माली को विधायक इसलिए नहीं बनाया, ओबीसी के किसी व्यक्ति को विधायक इसलिए नहीं बनाया भरतपुर की जनता ने कि यहां पर अगर जाट को विधायक बना दिया तो गुंडागिर्दी हो जाएगी, दादाओं का राज चलेगा। अब तो बड़ा रामराज चल रहा है। आपके चहेते विधायक के समय पे नहीं, आपके चहेते मंत्री के समय पे रामराज चल रहा है। नहीं, अब वो कानून व्यवस्था बिल्कुल सही क्या? अच्छा, इसको कानून व्यवस्था कहते हैं कि एक लड़के ने एक बार मार दिया, दूसरे ने 6 महीने बाद मार दिया, बीच टोल पे जाके बंदा मार दिया। वो देखो, वो यहाँ पे अपराध होना अलग बात, जगीना गेट के ऊपर हर बच्चा कट्टा लेके घूम रहा है। अरे किसी किसान के बेटे को बनने दो आप भरतपुर का विधायक, ये जहां से कट्टा आता है ना वहीं कट्टा घुसेड़ दिया जाएगा, देख लेना आप। जहां से बंदूक और गोलियां आती हैं वहीं डाल दी जाएंगी दोबारा, अगर कोई किसान का बच्चा भरतपुर का विधायक बनता है तो देखिएगा आप। क्योंकि जनप्रतिनिधि कमजोर है, उसका ध्यान किसी और जगह पर है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि हमारे मंत्री जी पर की इच्छा शक्ति में वो नहीं है,
मतलब आप अच्छा मैं क्यों कह रहा हूं प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, सूर्य को टॉर्च दिखाने की आवश्यकता नहीं होती। कुम्हेर विधानसभा के अंदर हमारे प्रिय, हमारे दिलों की धड़कन आदरणीय महाराजा विश्वेंद्र सिंह जी विधायक हैं, हमारे घर के, हमारे कुल के परिवार के बड़े हैं, 10 साल से लगातार विधायक हैं, 2 बार हो गए कि 3 बार टर्म हो गई उनकी। आप मुझे बताओ, क्या वहां पर गैंग वॉर हुए? क्या वहां पर इस तरह की गोलीबारी घटनाएं हुई हैं? अगर जाट विधायक होने से गुंडागिर्दी होती है तो बताओ भी कुम्हेर में शांति क्यों थी? इतने सालों से, 15-20 साल से क्यों शांति है? और वहां पर उससे पहले डॉक्टर दिगंबर सिंह भी रहे हैं, 20 सालों से लगातार, 25 सालों से वहां पर जाट विधायक है। बताओ कुम्हेर में गुंडागिर्दी क्यों नहीं हुई? भरतपुर के अंदर गुंडागिर्दी कैसे बढ़ी? क्योंकि यहां पर लठ का राज नहीं है, यहां पर व्यक्ति लचीला है, कमजोर है, जो सिर्फ और सिर्फ व्यापार करना जानता है, व्यापारी मानसिकता का व्यक्ति है। से सबसे खास आदमी को आप लचीला तो मान सकते हैं कि फ्लेक्सिबल हैं, लेकिन आप कमजोर तो नहीं कह सकते, कमजोर व्यक्ति तो नहीं है। कैसी बात करते हो आप? जो आदमी 100 मीटर की पाइपलाइन डालने की हैसियत नहीं रखता वो कमजोर नहीं है तो और क्या है? जिसके फोन को एक वाटर बॉक्स का एक्शन नहीं सुने वो कमजोर नहीं है तो और क्या है? इसमें राजनीतिक साजिश भी हो सकती है। अरे राजनीतिक साजिश क्यों होगी भैया? और काम अन्य क्यों कर रहा है? सारे गैंगवार भी भरतपुर में करा दिए, सब कुछ भी भरतपुर में हो गया, ये तो साजिश भी तो हो सकती है। तो देखो, आप ये कहना चाह रहे हो कि ये जाटों ने करा दिया? मैं जाटों की नहीं कह रहा हूँ, तो भरतपुर जनता ने करा दिया भाई। गैंगवार भी हुई तो जाटों में ही हुई आपस में। और क्यों जाटों में क्यों हुई? दुनिया भर के सब लपेटे में आए हैं, और भी लोग आए। अभी एक पकड़ा गया, क्या वो जाट थे? हथियारों की सप्लाई के नाम पे व्यक्ति पकड़ा गया, कौन था वो? देखो, गैंगवार होना है वो अलग मैटर है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो भी हुआ है उसका इनसे क्या रिलेशन है? क्योंकि ये कमजोर जनप्रतिनिधि हैं, पुलिस और प्रशासन पर इनकी पकड़ नहीं थी, इसलिए हुआ। दलाल पनपाए गए जमीनों के लिए या किसी भी काम के लिए, उन दलालों ने अपने नीचे लोग पनपाए और इतना खुली छूट दी गई कि डोंट वरी, हम हैं तुम्हारे साथ। लेकिन उसी दूसरी तरफ एक महाराजा विश्वेंद्र सिंह जैसा आदमी हो जो ये कहे कि लाला खूब खेलो खाओ लेकिन गुंडागिर्दी नहीं चलेगी, स्पष्ट कह के चलते हैं महाराज साहब। नहीं, महाराज साहब के बारे में तो खैर कोई दलाल की किसी व्यक्ति ने अभी भरत कुम्हेर में जाके कहा कि महाराज साहब आपके नाम पे दलाल पनप रहे हैं, महाराज साहब ने कहा लेके आओ सामने मेरा कौन है वो व्यक्ति, कौन दलाल है? कोई दलाली वलाली नहीं, आके मेरे से सीधा मिलो। एक बार भी ऐसा स्टेटमेंट आपने सुना है? मैं डॉक्टर सुभाष गर्ग के ऊपर यह आरोप फिर कह रहा हूं, मैं ये आरोप नहीं लगा रहा कि वो दलाल लाए हैं, लेकिन जो आरोप इनके ऊपर लगाए हैं उन्होंने आज तक खंडन क्यों नहीं किया इसका? आपको खंडन किया? नहीं, खंडन किसी मीडिया हाउस को खंडन किया? खंडन तो जब किया जाता है जब कोई बात में सच्चाई हो। कभी अरे फिर भी बात, झूठ कोई भी तो खंडन करेगा ना कि ये बात गलत है, ऐसा नहीं है। कहीं भी किसी जगह खंडन किया आज तक? मैं कहता हूं डॉक्टर सुभाष गर्ग जी, ही इज वेरी वेल एजुकेटेड, वेल वर्स्ड, वेल मैनर्ड, बहुत सारी खूबियां हैं। एक व्यक्ति से, मैं डॉक्टर सुभाष गर्ग एक व्यक्ति से नहीं लड़ रहा हूं, मैं डॉक्टर सुभाष गर्ग पीपला गांव में पैदा हुए भरतपुर के बेटे से नहीं लड़ रहा हूं। मैं डॉक्टर सुभाष गर्ग इंसान एज ए इंडिविजुअल से बात नहीं कर रहा हूं। डॉक्टर सुभाष गर्ग संस्था, सरकार, राजस्थान सरकार का मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग की बात कर रहा हूं, जिसके हाथ में सत्ता थी, ताकत थी, हिम्मत थी, कर सकता था। और जब इन्होंने अच्छा काम किया, देखो डॉक्टर सुभाष गर्ग, अच्छा अब आपने सारे इन्होंने अच्छे काम बताओ। अच्छा काम, इन्होंने अच्छा काम किया। मंडी है सरसों वाली मंडी, वहां पर आजादी के, देश की आजादी से लेकर और आज तक वहां पर कोई व्यवस्था नहीं थी। गलती से वहां पर इन्होंने एक अच्छा काम यह किया कि नगर निगम की सहायता से शौचालय और विश्राम गृह वहां पर बनवाया। एक मेरे निगाह में एक अच्छा काम यह है। सीएफसीडी के अंदर क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, घपले घोटाले ये वो सब अलग बात है, लेकिन किसी व्यक्ति ने आज एक मिशन लेके काम को शुरू करवाया। शुरू करवाने के लिए सोची ना किसी ने, लेके तो आया ना कोई प्रोजेक्ट, मैं मानता हूं ये बात, लेकिन उसकी वजह से जो सीएफसीडी के आसपास की एक बात बताइए, वो जमीनें जो बाकी पड़ी हैं वो किसके लिए पड़ी हैं? और उसमें भी आगे कोई योजना? हाँ, बड़ी योजना आएगी। जैसे 13 नंबर सेक्टर स्कीम में आग लगा दी, किसानों की छाती पे दाल डाल दी और दलालों को बांट दी जमीनें, ऐसे ही उसको करवा देना आप साफ क्यों नहीं बोल रहे कि ये गुंडागिर्दी पनपाने के लिए नया तरीका है, ये दलाल पनपाने का नया तरीका है। सीएफसीडी के आसपास की जमीनों का पहले निर्धारण करिए, उस जमीन का क्या होगा, वो किसकी है। अगर हमें नहीं पता, हमें कहने का हमें नहीं पता, आप पब्लिकली इस चीज को अनाउंस कर दीजिए कि भाई जो सीएफसीडी के पास की जमीन है इसको किसी निजी व्यक्ति या संस्था को नहीं सौंपा जाएगा, इसको जनता के विकास के लिए किया जाएगा। एक बार अनाउंस करने में क्या जाता है, बता दो जनता को, यार जानना चाहती जनता। सर मैं आपसे एक फिर निवेदन एक बार कर रहा हूं, आप मुझे लग रहा है
कोई ऐसा है, आपका पर्सनल काम कोई ऐसा नहीं हुआ है जिसकी वजह से आप ऐसा कर रहे हो? क्योंकि इसमें देखिए आप सुनो, मेरी बात सुनो, आप मेरी बात या तो बाद में देखेंगे। हाँ। भरतपुर में ना तो मेरा बिजनेस जी, ना मेरा राजस्थान में कोई व्यापार, भरतपुर में मेरा कोई यहाँ पे कनेक्शन नहीं, मेरे कोई ट्रांसफर नहीं कराना, मेरे कोई दलाली नहीं खानी। डॉक्टर सुभाष गर्ग से छोड़ो, आप राजस्थान के सभी मंत्री, एमएलए, एमपीओ को पूछ लीजिए अगर मैंने किसी से कोई निजी काम लिया हो तो। किसान और मजदूर और विद्यार्थी की लड़ाई हम लड़ते आए हैं, लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे। और अगर ऐसे आंदोलनों से नहीं माने ना तो चुनाव के अंदर भी इनको चुनौती देने के लिए हम चुनावी मैदान में उतर जाएंगे, इतनी ताकत हम रखते हैं, आपको बता रहा हूं। नहीं ऐसी कोई जरूरत। अब आप बताओ मुझे। वैसे तो आपको इलेक्शन लड़ने का अधिकार है, आप मुझे बताओ। आप नगर निगम के कार्य हुए हैं, नगर निगम में कितने कार्य किए गए हैं, आप ये लगाइए नगर निगम के सारे जो 65 वार्ड हैं, हॉस्पिटल के लिए कितनी सुपर स्पेशलिटी सेवाएं लाई गई हॉस्पिटल के लिए। हाँ, अभी हॉस्पिटल के लिए एक आपने, मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा, मेरे फोन में है जी। वहां पर आए दिन तो झगड़े होते हैं कि साहब किसी को व्यवस्था नहीं मिल रही, किसी को बेड नहीं मिल रहे, सब काम सिफारिश से हो रहा है। देखो, काम मेहनत किया, पैसा लगाया, सरकार ने पैसा दिया है और सरकार की जिम्मेदारी, सरकार कोई खैरात नहीं बांट रही है। मुख्यमंत्री की एक वित्तीय योजनाओं के लिए बड़ी शानदार सूझ है, समझ है, जो विकास के लिए भी पैसा दे दिया और योजनाओं के लिए भी पैसा दे दिया। ये मुख्यमंत्री की सूझ समझ है, उसकी तारीफ होनी चाहिए। ये मुख्यमंत्री की गुण है कि उसने इतनी समझदारी से काम किया कि वित्तीय योजनाएं भी चला दी, उसके लिए भी फंड दे दिया, जिले भी बना दिए, सब काम कर दिया और इनके लिए भी पैसा दे दिया। लेकिन यहां पर क्रियान्वयन कैसे हो रहा है? लोगों को कोरोना के टाइम पर यह हालत हो गई थी कि एक वेंटिलेटर की वजह से कितना बड़ा हंगामा हुआ और इन्हीं मंत्री जी का नाम उसमें आया। लोग इनका नाम रीट के घोटाले में समेटते हैं। मैंने आज तक इनके ऊपर आरोप नहीं लगाया। क्यों? क्योंकि मेरे को किसी को बदनाम करने का कोई शौक नहीं है। जिन चीजों को मैंने खुद भुगता है, ये आज भी व्यक्ति अगर 100 मीटर की पाइपलाइन लगवा देते, मतलब एक 100 मीटर की पाइपलाइन के लिए आप मैं डिस्कशन कर रहे हैं। मैं 100 मीटर की पाइपलाइन आप साहब किसी के जिला कलेक्टर से भी कह देते, जिला कलेक्टर से भी कह दी थी। ये लोक बंधु जी है जो हमारे, इनको जाके भी कह दी थी। उसी दिन तो वहां गए, उसी दिन ज्ञापन इनको श्रीमान आदरणीय महोदय जिला कलेक्टर जी लोक बंधु। आप ये कहना चाहते हैं कि हमारे मंत्री जी ने उनको भी रुकवा दिया? भगवान जाने क्या कर दिया, क्या नहीं कर दिया। राजनीति में क्या खेल होते हैं मेरे से बेहतर आप जानते होंगे। लेकिन लोक बंधु जी के पास में आज तक वो फाइल पड़ी, अपने सीसीटीवी में निकलवा ले, तारीख में बता दूंगा मैंने ज्ञापन दिया या नहीं दिया। अब कलेक्टर के सामने जाके तो लट में जा नहीं सकते हम, जब हमारा मंत्री हमारी नहीं सुन रहा है। जो आदमी निजी तौर पर इस व्यक्ति डॉक्टर सुभाष गर्ग बेहद तमीज वाले, नहीं बहुत अच्छे आदमी हैं, बेहद अच्छा बोलचाल वाले, बेहद सोफिस्टिकेटेड इंसान है और एक अच्छे, बहुत अच्छे इंसान है। लेकिन एज ए मंत्री, एज ए विधायक इन्होंने खूब जोर लगाए, लेकिन इन्होंने ऐसे ऐसे काम कर दिए जो कि इनकी राजनीतिक इस पारी का हमेशा के लिए अंत करवा देंगे। ऐसा होता है, मैं बताऊंगा। ये 100 मीटर की पाइपलाइन भट्ट साहब, हाँ। ये 100 मीटर की पाइपलाइन भरतपुर से इनकी राजनीति का समाप्ति कर देगी। मेरा निवेदन सुनिए। 100 मीटर की पाइपलाइन तो मंत्री जी अब आएंगे, शायद बाहर गए हुए हैं इस समय, भरतपुर में नहीं आ जाएंगे। 100 मीटर पाइपलाइन डल जाएगी। वो कोई, अरे डल गई रहते मंत्री रहे। अब कौन पूछ रहा उनने? अब मेरी बात सुनो। अब ना बेर बिक गए, खत्म है कहानी। कोई नहीं पूछेगा मंत्री जी को। कहां के मंत्री? अब आप मंत्री कैसे कह रहे हो? निवर्तमान मंत्री हैं, मंत्री नहीं है वो अभी। अगले टेन्योर में करा देंगे। अगला टेन्योर तो भगवान जाने किसका आएगा, इनका नहीं आएगा। मेरी एक खूबी है, जिस व्यक्ति के खिलाफ आंदोलन करता हूं वो उस मुद्दे पर खत्म हो जाता है। नरेंद्र मोदी 13 महीने बाद झुके, हम लोग सारे राकेश टिकैत जी और हम सब और अंकल सब मिलकर आंदोलन करते रहे 13 महीने, 1 लाख किलोमीटर की यात्रा करते हुए 13 महीने लगे, लेकिन मोदी ने भी घुटने टेके। ईआरसीपी की योजना पर गजेंद्र सिंह, जेपी नड्डा को काले झंडे दिखाने वाले सिर्फ हम 2 लोग, मैं और मेरा बेटा अंगद। और उसके बाद गजेंद्र सिंह शेखावत को काले झंडे दिखा रहे, मुझे बता दीजिए उसके बाद गजेंद्र शेखावत ने शकल दिखाई है क्या? नहीं दिखाई है। ईआरसीपी पे चुप हो गया कि नहीं हो गया? वसुंधरा राजे जी ने मुझे बुलाया दिल्ली कि भैया यहां आओ, मैं बताती हूं आपकी बात सही है, ये 50-50 की योजना थी, ये 75-25 नहीं थी। उन्होंने कहा कि इसमें एनओसी की जरूरत नहीं थी, मैं जानती हूं, मेरा बाबूलाल गौर से समझौता हो रखा है, इसमें एनओसी नहीं चाहिए थी।
देखो किसानों के लिए भी इन्होंने काफ़ी योजनाएं दी हैं, काफ़ी काम कराए हैं किसानों। देखो 24 जो ग्राम पंचायत है ना, जो अपने भरतपुर विधानसभा क्षेत्र में आती हैं। करो, हाँ बताओ, तारीख बताओ। 24 विधानसभा क्षेत्र की 24 ग्राम पंचायतों में तमाम दिए गए हैं। क्या तमाम दिए गए? तमाम काम बजट दिया गया है उनके। मैं आपको विकास का, अरे तिलक नगर की कॉलोनियों में पानी भर रहा है, वो आज तक नहीं निकाला गया। और मंत्री जी वीडियो देखो, मैं ऐसे काम ये क्यों करते हैं जब इनमें इतनी तमीज, इतने अच्छे हैं? क्यों इन्होंने बोला उसको बेचारे गरीब को, जब उन्होंने कहा कि साहब पानी भर रहा है वहां तिलक नगरी कॉलोनियों में, तो उन्होंने बोला वो आपको वोट के लिए कोई समस्या हो जाएगी आने वाले समय में। तो उनकी जो मर्जी हो सो करें, उनको वोट देना हो देने, नहीं दे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पानी की समस्या मैंने खूब जोर लगाया, अब जब होगा तो मैं और कर दूंगा। मतलब आप देखिए, पहले भी यहाँ मेयर बने थे, मेयरों पे आरोप लगते थे, हैं अब भी मेयर है, अब मंत्री जी पे आरोप लगा रहे हो। ये मतलब आपकी मेरी बात सुनो। हाँ बताएं। मंत्री से मेयर अलग नहीं है, मेयर से मंत्री अलग नहीं है, दोनों एक ही दल के हैं, एक ही बल के हैं और एक ही स्टैंडर्ड पर आकर एक दूसरे की जनता की सेवा करने के लिए आए हैं। ये अलग नहीं है, बिल्कुल अलग नहीं है। कैसे अलग हो जाएंगे? तो फिर मंत्री जी ये कह देते कि भाई मैं मेयर के बात पे जवाब नहीं देना चाहता। उन्होंने क्यों कहा कि मेरे को ऐसे क्यों कह रहे हो, नहीं देना तो मत देना, वो उनकी मर्जी है, ये कोई इतनी बड़ी समस्या नहीं है, मैं बहुत काम कराए हैं और आगे और भी होंगे, मैंने बजट सैंक्शन करा दी। नगला माना राजीव भट्ट जी, नगला माना। एक आदमी कच्ची सड़क पे गाड़ी फंस गई बारिश में और दमे का मरीज था, मौत हो गई। ये है भरतपुर के विकास की निशानी। और इसके लिए अकेले सिर्फ वो जिम्मेदार नहीं है, इससे पहले भी जो लोग आए हैं वो भी जिम्मेदार हैं। मैं यही कह रहा हूँ, नगला माना का नाम ऐसा नहीं था। देखिए अब अपन इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं, अगले एपिसोड में फिर बात करेंगे और किसी और मुद्दे पर किसान नेताजी से हम बुलाकर बात करेंगे, नरेंद्र सिंह जी से। लेकिन सबसे बड़ी बात, इनके जो पुत्र हैं, जो शायद मेरे ख्याल से इंडिया फेम हो चुके हैं, अंगद सिंह, बहुत छोटी उम्र के हैं, करीब उम्र कितनी है अंगद? अभी तो जब 7 साल थी जब फेमस हुए थे, अभी 10-11 साल के। हाँ 10-11 साल के हैं। लेकिन जो किसानों की समस्याएं हैं, जो ये 3 कानून आए थे, इन कानूनों पर पूरा उन्होंने बिल्कुल ऑपरेशन किया था वहाँ किसान आंदोलन में भी, और काफ़ी सुर्खियाँ बटोरी थी। सुर्खियाँ क्या बटोरी थी? काफ़ी आंदोलन में अग्रणी रहे थे और चैनलों की पहली पसंद रहे थे, जो राष्ट्रीय चैनल थे उन सब की पहली पसंद रहे थे कि उनकी जो बातें होती थी उनमें काफ़ी दम होती थी। निश्चित रूप से संस्कार माता पिता से आते हैं, इन्होंने अच्छे संस्कार दिए होंगे। कुछ बातें इन्होंने बताई डॉक्टर सुभाष गर्ग के बारे में कि व्यक्तिगत रूप से सुभाष गर्ग जी पे कहीं कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगता, कहीं कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लगता। बात दरअसल ये है कि एज ए मंत्री, एज ए विधायक, इनका कहना है कि डॉक्टर सुभाष गर्ग मतलब सही नहीं है, कॉम्पिटेंट नहीं है। क्या मतलब यही कहना चाहते हैं? मैं निष्कर्ष ये निकाल देता हूं कि एक अच्छा बेटा हो सकते हैं, अच्छे पति हो सकते हैं, अच्छे शिक्षक हो सकते हैं, एक अच्छे इंसान हो सकते हैं, लेकिन वो एक शानदार राजनेता, जननेता नहीं है। शानदार राजनेता और जननेता नहीं है। शिक्षक हो सकते हैं, पति हो सकते हैं, भाई हो सकते हैं और तमाम जो उपाधियां दी हैं वो हो सकती है। और एक मुझे खूबी लगती है इनकी, एक इनमें कमी शायद मुझे, ये शायद कानों के कच्चे हैं। किसी ना किसी ने कान में फूंक मारी होगी जरूर। इनके चारों, अली बाबा के 4 और 40 चोर है ना, उनमें से किसी ने फूंक मारी होगी। आरोप प्रत्यारोप आए, सामने आए, जनता सब जानती है क्या विकास हुआ क्या नहीं हुआ, इन्होंने क्या कहा, उस पर भी आप कमेंट्स कीजिएगा। इनकी कौन कौन सी बातें सही थी उन पर भी कमेंट्स कीजिएगा। सबसे बड़ी बात यह, बात आई थी यहाँ एक वो कानून व्यवस्था की या गैंगवार की, और वो आई थी। वो देखो, एक अपराध होना एक अलग चीज़ होती है, डिस्ट्रिक्ट में अपराध एक अलग चीज़ होती है और कानून व्यवस्था अलग चीज़ होती है। मैं आपको बार बार निवेदन कर रहा हूँ, कानून व्यवस्था भरतपुर की सुदृढ़ है। नहीं गलत बात, मैं आपसे एग्री नहीं करता। मतलब कानून व्यवस्था भरतपुर की सुदृढ़ नहीं है। कानून व्यवस्था, भरतपुर की कानून व्यवस्था बिल्कुल सुदृढ़ नहीं है। आए दिन अपराध होते हैं, आए दिन गैंग वॉर होती है, उनको शेल्टर दी जाती है। और यहाँ देखो कांड क्यों दी कुंभ में क्यों कांड नहीं होते, क्यों नदबई में कांड नहीं होते? सिंह जी, मुझे बताइए यहाँ पे कांड क्यों नहीं होते? जी मैं निवेदन करना चाहता हूँ, कानून व्यवस्था की परिभाषा आप पढ़ना पहले। इनके आने के बाद ही क्यों गैंगवार शुरू हुए? हो सकता है कि कहीं आप भरतपुर में आप इस बात का आरोप लगा रहे हो, या आप इस भरतपुर में इस तरह की मानसिकता क्यों पैदा कर दी गई? को सपोर्ट किया जाता है या इनकी तरफ से संरक्षण? मैं बिल्कुल नहीं कहता, मैं कहता हूं कि कमजोर जनप्रतिनिधि हो तो पुलिस वाला, एसपी और आईजी भी बेचारा कमजोर हो जाता है।
मैं ये कहना चाहता हूँ। पर महाराजा विश्वेंद्र सिंह उसी एसपी और उसी कलेक्टर की मौजूदगी में डी कुमेर में शांति क्यों है? मैं ये रतबई में शांति क्यों है? चाह रहा हूं, मेरी बात सुनिए। आपके कानून व्यवस्था की परिभाषा को अभी आप विस्तृत रूप से देखना, कानून व्यवस्था की परिभाषा क्या है। कानून व्यवस्था खराब नहीं, मैं कह रहा हूं अपराध बढ़ सकते हैं, अपराध किसी क्षेत्र में बढ़ सकते हैं, पुलिस अपना काम देखो कानून व्यवस्था आप कह रहे हो कि कांड होने के बाद में क्या कार्रवाई की गई, ये कोई कानून व्यवस्था है? कांड ही क्यों हुए? अपराध सब जगह हो सकते हैं, लेकिन जिस स्पीड से अपराध हुए, तब जो अपराध हुए, आप ये कह सकते हैं कि इसमें राजनीतिक संरक्षण हो सकता है। मैं नहीं कहना चाहता, मैं माफिया नहीं कहूंगा इस व्यक्ति को। मैंने कब कहा कि इनको कहा? मैं नहीं कहना चाहता कि सुभाष गर्ग माफिया है, कोई पर्टिकुलर कहो आप, वो कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, लेकिन ये लगाम नहीं लगा पाए। हाँ, ये कहो कि ये लगाम लगाने में फेल हुए। हाँ, ये इनकी इच्छा शक्ति में कमी रही, इच्छा शक्ति में कमी है, उस पर लगाम नहीं, इनका भवका नहीं है, इनका दबदबा नहीं है, और जो होना चाहिए था। एक शिक्षक हैं, बहुत वैसे व्यवहार के हैं, सरल व्यवहार के हैं, सज्जन हैं। देखो सरल व्यवहार के हैं मैं मानता हूं, लेकिन वो सरल व्यवहार और सज्जनता तब कहां गई थी जब महिलाएं वॉशरूम जाने के लिए रो रही थी, बेचारी अपने मंडी के अंदर रो रही थी। आप जाके आपकी निवेदन ये था, तमाम अपन ने बातें सुनी, तमाम डिस्कशन हुआ, और मैं इस डिस्कशन से मैं आप लोगों को ये पूछना चाहता हूँ, आप किस निर्णय पर पहुंचे? जो इन्होंने कहा या ये कहा कि यहाँ एक अच्छे प्रशासक नहीं हो सकते डॉक्टर सुभाष गर्ग, अच्छे विधायक नहीं हो सकते, अच्छे मंत्री नहीं हो सकते, बाकी का व्यक्तिगत रूप से अच्छे हो सकते हैं, तो निश्चित रूप से आपको अगर ऐसा लगता हो तो कमेंट जरूर करिएगा। और मैं विधायक जी से भी अपने डॉक्टर सुभाष गर्ग से निवेदन करूंगा, अगर आप इस चैनल को देखते हों तो निश्चित रूप से इनकी समस्याएं जो हैं, जो इन्होंने बताई थी, जो इनकी नाराज़गी का मेन कारण बनी है, हालांकि ये कह रहे थे मेरा कोई पर्सनल कोई इंटेंशन ऐसा नहीं है, तो निश्चित रूप से इनकी नाराज़गी का जो कारण बन रही हैं, जो समस्याएं, उनको तो करानी चाहिए। वो तो जन समस्याएं हैं, महिलाओं की समस्याएं हैं, बहन बेटियों की समस्याएं हैं, ऐसे उनके किसानों की या पल्लेदारों के बेचारों की समस्याएं हैं जो मजदूर वर्ग से आते हैं, उनकी समस्याओं को, एक छोटी सी समस्या को तो एक कोई वार्ड मेंबर से कह देते आप तो वही समस्या का समाधान। ई रिक्शा वालों को मजबूर किया जाता है, उनसे पैसे वसूले जाते हैं, इनको सूचना दी गई, कोई कार्रवाई नहीं की। छोटी छोटी समस्याएं हैं, इन पे आपको विचार करना चाहिए। और निश्चित रूप से आप विधायक तो आप अगर आप टिकट लेके आते हैं तो निश्चित रूप से आपने जितने विकास कार्य यहाँ भरतपुर में कराए हैं, जो एक कीर्तिमान स्थापित किया है, तो निश्चित रूप से इस कीर्तिमान के आधार पर तो आपको यहाँ कोई रोक ही नहीं रहा है। तो ये तो एक बात कैसे रोक लेगा? 378 करोड़ पहले चरण में खर्च कर दिया, कैसे रोक लेगा साहब? एक टोटल है, वो एक मिसप्रिंट हो सकती है, गलत बात है, वो मिसप्रिंट हो सकती है, और वो गलती तो सिर्फ से होती है। देखो ह्यूमन नेचर है, स्वीकार भी करनी चाहिए, अब तक स्वीकार नहीं हुई। छपे हुए कितने दिन हो गए इसको? कितने दिन हो गए छपे हुए? सर गलतियां इंसान से ही होती हैं। अरे तो बताओ, और स्वीकार कौन करेगा इसको? ये नियम क्या है? हाँ। प्रकृति का नियम है। हाँ। कि जो काम करता है ना, जो पार्टी रूल करती है उसी में कमी देखी जाती है। आज सेंट्रल में, एक मिनट, आज सेंट्रल में बीजेपी रूल कर रही थी, आपने बहुत कमियां देखी, उन्होंने कानून बनाया था, आपने विरोध किया था। कानून उन्होंने बनाया था ना, कांग्रेस ने तो नहीं बनाया था ना। ठीक है, कांग्रेस बनाती तो कांग्रेस का भी विरोध होता अगर वो रूल में होती तो। यहाँ डॉक्टर सुभाष गर्ग रूल, मतलब राजस्थान सरकार रूल कर रही है या कांग्रेस सरकार, और यहाँ विधायक डॉक्टर सुभाष गर्ग हैं, काम ये कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से काम उसी कमी उसी में देखी जाती है जो काम हो रहा हो। तो कमी हम जो होगी तो बताएंगे कि नहीं बताएगा? कमी बताइए भाई, मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ कि डॉक्टर कौमी कमी को डॉक्टर, मैंने डॉक्टर सुभाष गर्ग को ना भ्रष्टाचारी कहा। हाँ नहीं, वो उनके प्रूफ क्या बोलते हैं वो एक बात अलग है ना। मैंने उनको रीट का चोर कहा, अच्छा, ना मैंने पेपर घोटालेबाज कहा, ठीक है, ना मैंने भ्रष्टाचारी कहा, ना मैंने किसान विरोधी कहा। आप रीट को बार बार में ला रहे हैं, आप क्यों ला रहे हैं? दुनिया कहती है, लेकिन मैंने नहीं कहा आपके साफ चैनल पे एक बार भी। जी, लोग कहते हैं ना, मैंने नहीं कहा। क्यों नहीं कहा? जो बात गलत है वो नहीं कहनी चाहिए। कहीं दोषी होते हैं किसी भी, लेकिन मैं कहता हूँ किसी भी परीक्षा में, किसी मेरा प्रकरण में अगर दोषी होते तो अब तक तो जांच के दायरे में, मैं तो उसकी चर्चा ही नहीं कर रहा हूँ। मैं तो कह रहा हूँ पाक है, धुला हुआ है। मैं तो कह रहा हूँ ये भी धुले हुए, सब धुले हुए जिन्होंने रीट की चोरी। तो आप क्यों धो रहे हो इनको यहाँ से? मैं तो कह रहा हूँ, मैं धो रहा हूँ किसान और मजदूर की 100 मीटर की पाइपलाइन डॉक्टर सुभाष गर्ग की राजनीति खत्म कर देगी। विधायक महोदय, पाइपलाइन डलवा दीजिए, कोई और नहीं डलवाने वाला हो, किसी से भी कह दिए। आप नहीं जाना चाहते तो उससे कह दीजिए, किसी आपके तमाम वो होंगे पार्षद वगैरह, उनसे कह दीजिए। आपकी पार्टी का तो कोई पार्षद नहीं है, शायद कांग्रेस का होगा, उनसे कह दीजिए, वो जाके करवा देगा। कम से कम इस समस्या को समाधान कराइए। और तब तक के लिए दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े, कमेंट जरूर कीजिएगा। और नरेंद्र सिंह जी, ईआरसीपी के मुद्दे पर हम एक चर्चा रखें, जरूर करिए, आपसे बात। उसमें भजनलाल जाटव और डॉक्टर सुभाष गर्ग दोनों भी खोल करूंगा, जो भी आए उन सब के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार। राम राम सब।